आवर्त सारणी में समूह 1 व 2 के तत्व क्या कहलाते हैं? एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ठीक है ना। इनको क्या क्या है? समूह 1 को हम कहते हैं क्षार धातुएं, समूह 2 को कहते हैं क्षारीय मृदा धातुएं। अब ऐसा क्यों कहते हैं ये भी समझ लें। क्योंकि समूह 1 के तत्व पानी में घुलकर क्षार का निर्माण करते हैं और इनके ऑक्साइड अपने आप में क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जबकि समूह 2 के ऑक्साइड भी जल में घुलकर क्षार बनाते हैं, लेकिन इनके ऑक्साइड मिट्टी के जैसे, मृदा के जैसे स्थायी होते हैं। इनके यौगिक या ऑक्साइड मिट्टी या मृदा के जैसे स्थायी होते हैं, इसलिए इनको नाम दिया क्षारीय मृदा धातु। हम समूह 1 के तत्व को लिख लेते हैं। 1 में कौन कौन से तत्व हैं? तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। फ्रांसियम रेडियो सक्रिय है, इसलिए इसके बारे में हम अभी चर्चा नहीं करेंगे। सीजियम तक हम चला करेंगे। ठीक है ना। आते हैं समूह 2 के ऊपर। तो समूह 2 में कौन कौन है? तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम और रेडियम, इतने हैं। अब अगर हम इनका परमाणु क्रमांक लिखना चाहें तो 1 का याद रखिए। लिथियम का परमाणु क्रमांक है 3। 3 में 8 जोड़ दीजिए तो 11, एक बार और 8 जोड़िए तो 19, एक बार 18 जोड़िए तो 37, फिर 18 जोड़िए तो 55 और फिर 32 जोड़ दीजिए तो 87 आ जाएगा। जबकि यहां भी वही पैटर्न अपनाना है। 4 एक एक बढ़ा देंगे, 11 का ये 12 हो जाएगा, 19 का ये 20 हो जाएगा, 37 का 38 हो जाएगा, 55 का 56 हो जाएगा और रेडियम 88 हो जाएगा। क्लियर है? ये परमाणु क्रमांक याद रखना। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है NS1 और इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है NS2। यानी समूह 1 के सभी तत्वों के बाह्यतम कोश में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जबकि समूह 2 के सभी तत्वों के बाह्यतम कोश में 2-2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब कुछ जनरल बातें पढ़ लेते हैं। एस खंड के तत्वों के सामान्य गुण, मैं रीडिंग कर रहा हूं, देखते जाइएगा। समूह 1 व 2 के तत्वों को एस खंड के तत्व कहते हैं, ये मैंने बता दिया। इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश के एस कक्षक में प्रवेश करते हैं, यानी आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? एस कक्षक में प्रवेश करेगा। इनके बाह्यतम कोश में 1, यानी समूह 1 के बाह्यतम कोश में 1 और समूह 2 के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। फिर बारी आती है हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर। हाइड्रोजन को हम समूह 1 में नहीं लेंगे और हीलियम को समूह 2 में नहीं लेंगे, जबकि दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनसे मैच करता है। बाकी सभी तत्व समूह 1 और 2 में आते हैं जो इस तरह का विन्यास रखते हैं। इनकी निश्चित धनात्मक संयोजकता होती है। अब देखो, हम संयोजकता की बात करें। एक्चुअल में संयोजकता सही शब्द नहीं होगा, लेकिन फिर भी इसकी संयोजकता 1 है और इसकी संयोजकता क्या है? 2 है। ऑक्सीकरण संख्या की बात करें तो ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग के धन 1 बना सकता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग के धन 2। याद रखिएगा, ये सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए 1 ही त्याग सकता है। ये 1 नहीं त्याग सकता, ये एक साथ कितने त्यागेगा? 2 त्यागेगा, इसलिए इसमें धन 1 की संभावना मत ढूंढिएगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद बारी आती है कम आयनन ऊर्जा। इन सब की आयनन ऊर्जा जो होती है, आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए लगने वाली ऊर्जा। इसकी सबसे कम होती है। एस ब्लॉक तत्वों की आयनन ऊर्जा में
समूह एक या पूरे आवर्त सारणी में अगर देखें तो समूह एक की आयनन ऊर्जा सबसे कम होती है, समूह दो की आयनन ऊर्जा इससे कुछ अधिक होती है। अब अगर हम एक ही समूह की बात करें, कौन से समूह, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो आयनन ऊर्जा का मान लगातार क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे हम किसी भी समूह में ऊपर से नीचे चलते हैं, परमाणु आकार बढ़ने के कारण बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी नाभिक से दूरी बढ़ती जाती है। दूरी बढ़ने की वजह से नाभिक का आकर्षण उस पर कम होता जाता है और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम ऊर्जा लगती है। ये बात इस समूह के लिए भी सही है, ठीक है ना, सेम तरीके से। अब हम बात करेंगे, इनके ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, ये मैं पहले बता चुका हूं, डिटेल आगे करेंगे। लिथियम व मैग्नीशियम को छोड़कर बाकी समूह के तत्व संकुल यानी कि कॉम्प्लेक्स यौगिकों का निर्माण नहीं करते हैं। अम्ल के साथ ये क्रिया करके हाइड्रोजन को हटा देते हैं क्योंकि ये क्रियाशील धातु हैं। कम आयनन ऊर्जा के कारण क्या होता है, जब हम इनको आग में रखते हैं तो इनके इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अवशोषित करके उत्तेजित हो जाते हैं, जिसकी वजह से आग में ये अलग अलग रंग दिखाते हैं। जैसे देखिए, लिथियम लाल रंग का दिखेगा आपको, फ्लेम टेस्ट बोलते हैं। इस परीक्षण को क्या नाम देते हैं, फ्लेम टेस्ट। हम बंसन ज्वाला या गैस की फ्लेम पे क्या करते हैं, धातु को रखें तो कौन सा रंग दिखेगा, लिथियम में लाल रंग, सोडियम में सुनहरा पीला, कैल्शियम में ईंट जैसा लाल, स्ट्रॉन्सियम में चमकीला गहरा लाल और बेरियम में सेब जैसा हरा रंग दिखाई देगा आपको। बड़े आकार के कारण और इनके परमाणुओं के मध्य दुर्बल आकर्षण के कारण ये सभी धातुएं मुलायम होती हैं। याद रखिएगा, क्षार धातुएं सबसे मुलायम होंगी, क्षारीय मृदा धातु में हर चीज थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी, है ना, आयनन ऊर्जा थोड़ी सी ज्यादा, विद्युत ऋणात्मकता थोड़ी सी ज्यादा, परमाणु त्रिज्या थोड़ी सी कम, कठोरता थोड़ी ज्यादा। तो जस्ट जरा सा परिवर्तन हो जाएगा, कुछ चीजें जरा जरा बढ़ जाएंगी, कुछ चीजें जरा जरा घट जाएंगी। अच्छा, अब आते हैं तुलनात्मक अध्ययन के बारे में। तो तुलनात्मक अध्ययन मतलब एक एक चीजों के बारे में देखते हैं। तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता दिया आपको। प्राप्ति एवं निष्कर्षण दूसरा टॉपिक, छोटा सा सरल टॉपिक है। चूंकि हम जानते हैं कि ये सभी तत्व बेहद क्रियाशील तत्व हैं, इसलिए शुद्ध रूप में मुक्त अवस्था में ये प्रकृति में नहीं पाए जाते, ठीक, क्योंकि ये शुद्ध रूप में बेहद क्रियाशील हैं। तो ये यौगिकों के रूप में प्रकृति में पाए जाते हैं, अपने क्लोराइडों के रूप में, अपने सल्फेटों के रूप में, कार्बोनेट के रूप में, इस रूप में पाए जाते हैं। जैसे सोडियम को आप देखिए, समुद्र में बहुत सारा किस रूप में पाया जाता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड के रूप में। कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर के रूप में बहुत सारा पाया जाता है, ठीक है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्लोराइड और सल्फेट के रूप में पानी और समुद्र में घुला हुआ मिलेगा आपको। तो इस तरीके से अलग अलग पाए जाते हैं। भौतिक अवस्था, ये सभी धातु हैं। सबसे पहली बात ये समझ लीजिए कि ये सारे के सारे तत्व धातु हैं, अधातु नहीं है। चांदी के समान चमकदार हैं, अगर आप इनको काटें तो इनकी जो नई सतह होती है वो बेहद चमकदार होती है, लेकिन कुछ ही समय में हवा या वायु से क्रिया करके इसकी चमक क्या हो जाती है, कम हो जाती है या समाप्त हो जाती है। ये बेहद कोमल है, इनको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। समूह एक में लिथियम सबसे कठोर होता है, लेकिन इतना कठोर नहीं होता कि इसको आप चाकू से न काट सके। मतलब इनकी कठोरता का अंदाजा लगा सकते हो आप। सोडियम वगैरह को तो हाथ से भी ऐसे दबा सकते हैं आप। तो लिथियम इन सब में सबसे कठोर है, लेकिन फिर भी उसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। परमाणु और आयनिक त्रिज्या मैंने पहले ही बताया कि समूह में ऊपर से नीचे चलने पर परमाणु एवं आयनिक त्रिज्याओं के मान क्रमशः बढ़ते हैं, आयनन ऊर्जा क्रमशः घटती है। इसके बाद बारी आती है आयनन ऊर्जा से रिलेटेड एक और चीज की। क्षार धातुओं के लिए देखते हैं हम, प्रथम आयनन ऊर्जा का मान
IE1 कम होता है, जबकि IE2 का मान बहुत अधिक होता है। बहुत अधिक होता है। इसका कारण यह है कि जब आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो वो पूरे के पूरे कोश में एक ही इलेक्ट्रॉन तो था, आपने वो निकाल लिया तो वो कोश ही क्या हो गया, खत्म हो गया। अब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको अंदर के कोश में जाना पड़ेगा, जो कि नाभिक के ज्यादा नजदीक है। तो इसलिए अब जो ऊर्जा लगेगी वो बहुत ज्यादा होगी। जबकि क्षारीय मृदा धातु में, यानी समूह 2 की बात अगर हम करें, तो आयनन ऊर्जा 1 IE1 कम होता है, IE2 इससे थोड़ा अधिक होता है। याद रखिए यहां से ज्यादा ही होगा। क्षार धातु की तुलना में प्रथम आयनन ऊर्जा का मान क्षारीय मृदा धातु के लिए ज्यादा ही होगा, लेकिन किसी का भी दूसरा आयनन ऊर्जा उसके प्रथम आयनन ऊर्जा से ज्यादा होती है। ठीक है। विद्युत ऋणात्मकता, अगला टॉपिक हमारा है विद्युत ऋणात्मकता। क्षार धातुओं की विद्युत ऋणात्मकता आवर्त सारणी में सबसे कम होती है। ये इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करते ही नहीं है, या इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की इनकी क्षमता सबसे कम होती है। इस समूह में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है लिथियम, और जैसे जैसे नीचे जाएंगे विद्युत ऋणात्मकता घटेगी। अब आते हैं क्षारीय मृदा धातु पे। क्षारीय मृदा धातुओं की विद्युत ऋणात्मकता संगत क्षार धातुओं से ज्यादा होती है, यानी मैग्नीशियम की सोडियम से ज्यादा होगी, कैल्शियम की पोटेशियम से थोड़ी ज्यादा होगी। लेकिन इसमें भी सबसे ज्यादा किसकी होगी, बेरिलियम की, और समूह में ऊपर से नीचे आने पर घटती जाती है। गलनांक एवं क्वथनांक की बात करें तो समूह में ऊपर से नीचे चलने पर इनके गलनांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं, क्रमशः घटते जाते हैं। कारण ये है कि जैसे जैसे परमाणु आकार बढ़ेगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो बनने वाले बंध की लंबाई भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। और बंध जितना लंबा होता है उसकी मजबूती उतनी कम हो जाती है। तो सबसे मजबूत बंध बनेगा किसमें, लिथियम में, उससे कम मजबूत सोडियम में, उससे कम मजबूत पोटेशियम में। तो जैसे जैसे परस्पर बंधों की प्रबलता कम होती जाएगी, वैसे वैसे इनके गलनांक और क्वथनांक भी कम होते जाएंगे। अब बारी आती है, मैं इसको रहने दूंगा, लिखा रहने दूंगा ताकि आप कंपेयर कर सकें, तुलना करना है। बारी आती है रंगहीन तथा प्रतिचुंबकीय धनायन। अब मान लो कि सोडियम, जिसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2 2p6 3s1, ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग के क्या बना लेता है, धनायन बना लेता है। तो ये इलेक्ट्रॉन त्याग दिया इसने, ये इलेक्ट्रॉन जब त्याग दिया इसने, तो इसके पास बचे सभी इलेक्ट्रॉन क्या हैं, युग्मित हैं, जोड़े में हैं। और जब इलेक्ट्रॉन जोड़े में होते हैं तो ये पदार्थ चुंबक की ओर न तो आकर्षित होता है और न ही किसी भी तरह का रंग उत्पन्न करता है। यही कारण है कि क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु दोनों के ही आयन प्रतिचुंबकीय होते हैं। दूसरा, इनके यौगिक रंगहीन या सफेद होते हैं। आप चेक कीजिए, सोडियम क्लोराइड किस रंग का है, सफेद। कैल्शियम कार्बोनेट चूना किस रंग का होता है, सफेद। तो इनके सभी यौगिक क्या होते हैं, अधिकांशतः सफेद रंग के होते हैं। ज्वाला का अभिलाक्षणिक रंग बता चुका मैं आपको, यौगिकों का आयनिक गुण। ये सभी तत्व क्षार धातु, क्षारीय मृदा धातु, लिथियम और बेरिलियम को छोड़कर बाकी सब आयनिक यौगिकों का निर्माण करते हैं। लिथियम और बेरिलियम में या बेरिलियम के कुछ यौगिकों में आपको सहसंयोजक गुण भी प्राप्त होता है। इसके बाद रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि रासायनिक बंध बनाते समय इनमें क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले ध्यान रखना है कि इस समूह के तत्व केवल एक बंध बना सकते हैं। क्षार धातु समूह सिर्फ एक बंध बनाएगा,
तो जो दो बंध जिसके साथ भी बंध बनाएगा इसी हिसाब से बनाएगा। क्षारीय मृदा धातु दो बंध बनाएंगे और इसी हिसाब से आपको यौगिकों में इनके बंध बनाने हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले ऑक्सीजन से क्रिया। सरल है, यौगिक बनाने का सरल सूत्र बता रहा हूं आपको, ध्यान रखेंगे, है ना। जब हम लिखते हैं वायु से क्रिया का मतलब है ऑक्सीजन से क्रिया। तो सोडियम एक बंध बनाता है, ऑक्सीजन दो बंध बनाता है, O2 के रूप में होगा। तो इसका मतलब एक ऑक्सीजन अकेला दो बंध बनाता है, यानी वो एक सोडियम और एक सोडियम, दो सोडियम से जुड़ सकता है। इसलिए यहां दो ऑक्सीजन है तो चार सोडियम, आपका सूत्र बनेगा Na2O। अब ये बनाने का तरीका क्या है? सोडियम कितने बंध बना सकता है? एक। ऑक्सीजन कितने बना सकता है? दो। उनके ऊपर लिख लीजिए और उनको क्रॉस कर दीजिए। तो सूत्र बनेगा Na के पास 2 और O के नीचे एक, एक हम लिखते नहीं, तो ये सूत्र है। ठीक है ना, क्रॉस रूल बोलते हैं इसको। आयनिक यौगिकों को बनाने का या यौगिकों को बनाने का क्या रूल? क्रॉस रूल। तो जिस तत्व का बंध आपको पता है कि ये इतने बंध बनाता है, वो उसके ऊपर लिखिए, दूसरे का भी लिख लीजिए ये इतने बंध बनाता है, और दोनों को क्या कीजिए? क्रॉस कर दीजिए, तो आपको सूत्र मिल जाएगा। तो इसी तरीके से लिथियम केवल Li2O बनाता है, यानी सामान्य ऑक्साइड। जबकि सोडियम दो तरह के ऑक्साइड बनाता है, सामान्य Na2O और Na2O2, ये परऑक्साइड कहलाता है। पोटेशियम व अन्य बचे हुए बाकी तत्व जो हैं वो M2O सामान्य ऑक्साइड बनाएंगे, परऑक्साइड भी बनाएंगे, और मजेदार चीज कि वो MO2 यानी कि सुपर ऑक्साइड भी बनाते हैं। मेन अपने को सामान्य ऑक्साइड पे ध्यान देना है, बाकी केवल जनरल नॉलेज के लिए। ठीक है, अब आते हैं हम इनके गुण पे। तो चूंकि समूह एक का पढ़ रहे हैं तो एक बार में खत्म करते हैं पूरा पढ़ के इसको। समूह एक में आपने देखा कि किस तरह के ऑक्साइड बनते हैं। सामान्य ऑक्साइड M2O प्रकार का, जैसे Na2O, Li2O, K2O, इस तरीके के। ये सभी ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। कैसे पता क्षारीय होते हैं? तो इन ऑक्साइडों को आप पानी में डालिए, जैसे ही आप पानी में डालेंगे आपको हाइड्रोक्साइड मिलता है, जो कि क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक, तो क्षार धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, क्योंकि जल में घोले जाने पर ये क्या बनाते हैं? हाइड्रोक्साइड, जो प्रबल क्षार होते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब आते हैं क्षारीय मृदा धातुओं के बारे में। क्षारीय मृदा धातु जैसे कैल्शियम, ये कितने बंध बनाता है? दो। ऑक्सीजन कितने बंध बनाता है? दो। तो सूत्र बना, क्रॉस करेंगे तो क्या बनेगा? Ca2O2, या कॉमन निकाल देने पे बनेगा CaO। ठीक है, तो ये इस तरह के ऑक्साइड बनाएंगे, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक, मैग्नीशियम ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड, इस तरीके के ऑक्साइड बनाएंगे। ये ऑक्साइड भी क्षारीय होते हैं, लेकिन इनकी क्षारीय प्रबलता क्षार धातुओं की तुलना में बहुत कम होती है। आप सभी को पता है, दिवाली का टाइम है, अनबुझा चूना जो मार्केट में बोरी में आता है, उसको हम क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। ये अनबुझा चूना है। अब आप इसको मार्केट से लाके पानी में डाल देते हैं। जब आप पानी में डालते हैं तो पानी उबलने लगता है। पानी उबलने लगता है, खौल के ये पानी से क्रिया करता है और बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम कहते हैं बुझा हुआ चूना। ठीक है, तो ये ज्यादा क्षारीय नहीं होता। आपको पता है कि एक बार जब वो गर्म होने से ठंडा हो जाता है तो आप आसानी से बुझे हुए चूने को हाथ में ले सकते हैं। इसका तो पान में लगा खाते हैं जो चूना, वो भी यही है। ठीक है, तो ये हो गया। अब बारी आती है जल के साथ क्रिया। नेक्स्ट चीज आपको क्या जाननी है?
जल से क्रिया। तो वायु से क्रिया क्लियर है दोनों की। दूसरी क्रिया हम देखेंगे जल से क्रिया। तो पहले हम समूह एक का देखेंगे। समूह एक, क्षार धातुओं के बारे में अगर हम क्रिया कराएं तो ये जल से कैसे क्रिया करते हैं, M, दो अणु, ये जल के दो अणु से क्रिया करता है और बनाता है MOH, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। यानी कि अगर आप सोडियम ले लें और जल में डाल दें तो आपको मिलेगा 2NaOH और दो हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे। ये प्रयोग लैब में खुल जाने पे हम कर सकते हैं। ठीक है, इस साल, अगले साल जब भी लैब खुलेगा, 4 साल बाद भी खुलेगा, आपको मौका मिले तो कॉलेज आ जाइए। जब भी लैब खुला रहेगा आप आइए, बताइए सर आपने ये क्रिया बताई थी, मैं ये दिखा सकता हूं क्योंकि सोडियम हमारे पास है। तो होता क्या है कि जब हम पानी में सोडियम को डाल देते हैं तो सोडियम ऊपर तैरने लगता है और सी सी की आवाज के साथ नाचने लगता है, पानी के ऊपर घूमने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद अगर सोडियम के टुकड़े होंगे तो ये आपस में टकराते हैं और आग लग जाती है इसमें। होता यह है कि इनकी क्रिया से जो हाइड्रोजन निकल रहा है और ढेर सारी ऊष्मा निकलती है, इसकी वजह से पानी तेजी से भाप में बदलता है उसी जगह पे, इसलिए सी सी की आवाज आती है। आप कोई गर्म रॉड को पानी में डालो तो क्या होता है, सी सी की आवाज आती है ना, ठीक वैसे ही आवाज आती है। और आग इसलिए लग जाती है कि अभिक्रिया से जो हाइड्रोजन निकल रहा है वो बेहद ज्वलनशील होता है। तो जरा सी चिंगारी निकली नहीं कि आग लग जाता है, हाइड्रोजन में फट से आवाज आएगी और आग लग जाती है। ठीक है, ये खतरनाक है, इसलिए दूर से देखना ज्यादा सुरक्षित होता है। ठीक है, तो ये हो गया जल से क्रिया। ये क्षार बनाते हैं और हाइड्रोजन मुक्त करते हैं, ऊष्मा मुक्त होती है। ठीक इसी तरीके से अगर हम बात करें क्षारीय मृदा धातुओं की, तो पहली बात तो ये कि मैग्नीशियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम सामान्य ठंडे जल से आसानी से कोई क्रिया नहीं करते, लेकिन कैल्शियम या उसके नीचे के तत्व ज्यादा क्रियाशील होने के कारण सामान्य जल से क्रिया करके अपने हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। लेकिन ये क्रिया काफी धीमी होती है, विग्रस नहीं होती, और इसमें भी हाइड्रोजन गैस क्या होती है, मुक्त होती है। ठीक है, अच्छा, तो बेरिलियम उबलते हुए जल या जलवाष्प से क्रिया करता है, मैग्नीशियम पानी से सरलता से क्रिया करता है, लेकिन धीरे धीरे कैल्शियम और बाकी सब ठंडे जल से भी आसानी से क्रिया कर लेते हैं। अब नाइट्रोजन से क्रिया की बात हम करें तो नाइट्रोजन से सिर्फ कौन क्रिया करता है, लिथियम, N2 से क्रिया। तो लिथियम, केवल लिथियम क्रिया करता है इससे, किसमें, समूह एक में लिथियम बस क्रिया करता है। लिथियम कितने बंध बनाएगा, एक। नाइट्रोजन कितने बंध बनाएगा, 3। तो 6 लिथियम N2 से क्रिया करके बनाते हैं 2Li3N, लिथियम नाइट्राइड। ठीक है, लिथियम नाइट्राइड बनाते हैं। अच्छा, इसके बाद ऑक्सीजन के साथ क्रिया तो आप पढ़ चुके। अपचायक गुण के बारे में हम बात करें, क्षार धातुओं के आयनन विभव का मान कम होता है, इसलिए इनका इस्तेमाल धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। कैसे, अब मान लीजिए कि एल्यूमिनियम का ऑक्साइड हमारे पास है और हमको एल्यूमिनियम बाहर चाहिए, शुद्ध एल्यूमिनियम चाहिए, तो हम क्या करेंगे यहां कि, देख लो, तो हम क्या करेंगे, इसमें किसी भी क्षार धातु या क्षारीय मृदा धातु की क्रिया करा देंगे, जैसे 6 पोटेशियम। तो ये क्या बना लेगा, पोटेशियम ऑक्सीजन लेके निकल जाएगा 3K2O, और हमारा एल्यूमिनियम जो है ये मुक्त हो जाएगा। तो इस तरीके से क्षार धातुएं प्रबल अपचायक होती हैं।
क्षारीय मृदा धातुएं भी अपचायक होती हैं, लेकिन क्षार धातुओं की तुलना में इनकी अपचायक क्षमता कम होती है। तो ज्यादा अपचायक क्षार धातु, उससे कम अपचायक क्षारीय मृदा धातु। अब आते हैं हैलाइड्स पे। हैलाइड्स का मतलब है हैलोजन से क्रिया। आप सबको पता है कि हैलोजन यानी कि क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब बहुत क्रियाशील धातुएं हैं, तत्व है, सॉरी अधातु है, बहुत क्रियाशील है। तो ये सब क्षार धातुएं और क्षारीय मृदा धातुओं से बहुत तेजी से क्रिया कर लेती हैं। तो ये क्या बनाएंगे, तो सबसे पहले समूह एक वाले MX प्रकार के हैलाइड बनाएंगे। जैसे सोडियम ले लीजिए, क्लोरीन से क्रिया कराइए, बन जाएगा 2NaCl, कोई दिक्कत नहीं। पोटेशियम ले लीजिए, ब्रोमीन से क्रिया करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत तेजी से क्रिया होके बन जाएगा। तो इस तरीके से। अब आते हैं समूह दो के तत्व। समूह दो के तत्व में मैग्नीशियम ले लीजिए, क्लोरीन से क्रिया करा दीजिए, MgCl2 बन जाएगा। हाँ, लेकिन इसकी क्रिया क्षार धातुओं की तुलना में थोड़ा धीमा होती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये बनाते हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण यौगिक हमको देखना है, बेरिलियम क्लोराइड, BeCl2 से क्रिया करके जब BeCl2 बनाता है तो ये इस रूप में नहीं रहता। देखिए लिखा हुआ है कि बेरिलियम का परमाणु आकार छोटा और आयनन ऊर्जा अधिक होती है, इसलिए बेरिलियम क्लोराइड की प्रकृति सहसंयोजक होती है। यानी यहां जो ये बंध बन के तैयार हुआ वो आयनिक नहीं है, उसमें ज्यादा लक्षण किसके हैं, सहसंयोजक के हैं। और वाष्प अवस्था में तो बेरिलियम क्या होता है, अकेला BeCl2 के रूप में या BeCl2 के दो अणु एक साथ जोड़ा बना के रहेंगे। लेकिन ठोस अवस्था में ये बहुलक के रूप में पाया जाता है। कैसे बहुलक, देखते रहें, ठीक है ना। बेरिलियम के पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये 2 क्लोरीन के साथ इस तरीके से सहसंयोजक बंध का निर्माण करता है। आपने संकरण बनाया हुआ है, याद होगा। हम एक और बेरिलियम का ले लेते हैं इसी लाइन में। बेरिलियम, एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा बेरिलियम भी यही ले लीजिए, बेरिलियम, एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन। अब होता यह है कि शुद्ध वाष्प की अवस्था में तो ये अलग अलग रहते हैं, लेकिन जब इनको क्या करना होता है, बहुलक बनाना होता है, तो क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है, क्लोरीन के पास 3 जोड़ा लोन पेयर पाया जाएगा। और आप सबको पता है कि बेरिलियम के पास p कक्षक पूरी तरह से क्या है, 2p कक्षक पूरी तरह से खाली है। तो बेरिलियम आसानी से इन इलेक्ट्रॉनों को स्वीकार कर लेता है और उपसहसंयोजक बंध का निर्माण करते हुए बहुलक बना लेता है। इस तरीके से ये जुड़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या बना लेता है, बहुलक बना लेता है। यहां ये ध्यान रखेंगे कि बेरिलियम तो एक तल में होगा, लेकिन इससे जुड़ने वाले क्लोरीन के परमाणु तल के ऊपर या नीचे होंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक देखेंगे हम।